20वीं शताब्दी के 5वें दशक में महाराजा अगरसेन के वंशज वीरों की जन्मभूमि सांपला 5 कलकल करती नदियों के हरे भरे पंजाब प्रदेश के कंठुमल कुल में दादा परमानंद पटवारी के संयुक्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता श्री राम कुमार बंसल, माता पिस्तो देवी, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बहन भाई की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी बहन भाइयों में इस बालक का स्थान चौथा था। आज़ादी से पूर्व दादा परमानंद जी मियाचीनू पाकिस्तान में व्यापार करते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी में वे सब व्यापार छोड़कर अनेक कष्ट झेलते हुए अपने परिवार में पहुंचे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हिंदुस्तान आज़ादी के उत्सव में डूबा विकास के सपने बुन रहा था। आज़ादी से पूर्व सांपला गांव का संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानी श्री श्यामलाल व किसानों के मसीहा सर छोटू राम से भी जाना जाता था। सांपला में बंसल परिवार का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। कालांतर में परिवार बढ़ता चला गया और भारतवर्ष के अन्य शहरों में जैसे बहादुरगढ़, दिल्ली, रोहतक, हैदराबाद, मदुरै, कोलकाता, पुणे, अकोला, जलगांव, मुंबई आदि में स्थापित हो गया। आपके पूर्वज सेठ कंटुमल जी को सांपला के उत्तरकृति के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में आपने बंसल परिवार को सांपला में स्थापित किया। सेठ कंठुमल का स्थान श्री अनूप बंसल मधुकांत से लगभग 10 पीढ़ी पहले आता है। आपके पिता श्री राम कुमार बंसल आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो कालांतर में भी भक्ति मार्ग को अपनाए रहे। उन्होंने अपना अधिकतर समय सांपला स्थित डोक आश्रम में व्यतीत किया। आपकी माता पिस्तो देवी सनातनी धार्मिक महिला थी, जो सदैव परिवार के सुख और सुविधा का ध्यान रखती थी। श्री मधुकांत का वास्तविक नाम अनूप है तथा मधुकांत इनका साहित्यिक नाम है। आपका एक भरा पूरा परिवार रहा, जिसमें 4 बहनें श्रीमती विमला देवी, सावित्री देवी, गीता देवी व भारती जैन हैं। बड़े भाई भागीरथ प्रसाद बंसल भी सांपला में अपना व्यापार करते रहे। आपका बड़ा बेटा विकास बंसल रोहतक में उद्योगपति, छोटा बेटा पुनीत बंसल व बेटी पूजा अग्रवाल शिक्षाविद हैं। आपकी धर्मपत्नी गोहाना के सेठ लखीराम गर्ग सराफ, माता मूर्ति देवी की पुत्री श्रीमती कांता बंसल अपने संस्कारी भाई बहनों श्री रामविलास गर्ग, श्री नरेश गर्ग, श्री विनोद गर्ग, श्रीमती शीला गोयल, श्रीमती अनीता बंसल सब में दूसरे स्थान पर हैं। तीनों भाई गोहाना तथा दिल्ली में अग्रवाल आभूषण भंडार नाम से सोना चांदी का व्यापार करते हैं। श्रीमती कांता बंसल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, जो सांपला में स्थित प्रज्ञा उच्च विद्यालय का संचालन करती हैं। कांता जी के साथ आपका विवाह 1973 में हुआ। आपके 2 पुत्र व 1 पुत्री, दोनों बेटों की पुत्र वधू श्रीमती सुमन बंसल, प्रीति बंसल व पौत्र पोत्री प्रज्ञा बंसल, लक्ष्य बंसल के साथ नन्हे मुन्ने रेयांश व ईशान भी हैं। संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर मॉडल टाउन रोहतक के तिरंगा हाउस में निवास करते हैं। सन 1973 में मेरे माता पिता ने सांपला के एक प्रतिष्ठित परिवार में बंसल जी से मेरी शादी कर दी। इनकी साहित्य में रुचि थी, सो मुझे ये सब कम समझ में आता था, पर इन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए इतना प्रेरित किया कि मेरी पढ़ने में रुचि बन गई। मुझे इनका लिखा हुआ साहित्य भी पढ़ना अच्छा लगने लगा और पढ़ाई में रुचि के कारण भी मैंने प्रभाकर की परीक्षा पास की। कुछ साल बाद एक स्कूल खोलने का विचार आया। तब मुझे लगा कि मैं घर के काम के साथ साथ स्कूल का काम भी कैसे करूँगी, परंतु इन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि स्कूल में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और स्कूल का काम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। आज हम दोनों मिलकर परिवार और घर को अच्छे से संभाल रहे हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझे हर जीवन में इन्हीं का साथ मिले। 1954 में शिक्षा ग्रहण करने हेतु बालक अनूप का प्रवेश घर से 1 किलोमीटर दूर अनाज मंडी के पास राजकीय पाठशाला में करवाया गया। संयोगवश जिस स्कूल में आपका प्रारंभिक शिक्षण हुआ, कालांतर में उसी जमीन को खरीदकर आपने प्रज्ञा उच्च विद्यालय स्थापित कर दिया। आपके कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप सांपला नगर का यह एक प्रतिष्ठित स्कूल बन गया। हजारों बालक इसमें शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। हमारे बच्चे भाई बड़े स्कूल में और 2 हमारे गांव की
भारद्वाज को लड़की है, वो दोनों आईपीएस बनी, मोनिका भारद्वाज, एक और दूसरी हो है, क्या नाम है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है भाई उनने, ठीक था, इस मास्टर जी का व्यवहार बहुत बढ़िया। अनूप के विस्थापना का पहला दौर यहीं पर आरंभ होता है। वर्ष 1956 में एक दुखद समाचार मिला कि दुजाने में आपके नाना बनवारी लाल का निधन हो गया। अनूप की माँ पिस्तो देवी उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए आनन फानन में अनूप को अपने साथ लेकर दुजाना आ गई। नाना के गुजर जाने के बाद नानी शरबती देवी अकेली हो गई। 13वीं के दिन सारा परिवार एकत्रित हुआ तो ये विचार किया कि बालक अनूप को सहारे के लिए अब नानी के पास छोड़ देना चाहिए। सांपला के भरे पूरे परिवार से निकलकर दुजाना का एकाकी जीवन अनूप को रास तो नहीं आया, परंतु अपने विनम्र स्वभाव के कारण उन्होंने विरोध भी नहीं किया। गांव दुजाना की विशेष पहचान खुर्शीद महल के कारण है। गांव में प्रवेश करते ही दाएं और दीवाने खास के खंडर आज भी दिखाई दे जाते हैं। इनके अंदर अनेक छोटे बड़े कमरे, गुप्त दरवाजों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। दीवाने आम के ठीक सामने विशाल रानी महल, जनाना महल और लाल पत्थरों से बनी भव्य लाल मस्जिद है। महलों के पीछे घुड़साल में बनी प्राथमिक पाठशाला में अनूप के बचपन का पठन पाठन हुआ। इन्हीं खंडहर बने महलों में भाग दौड़ करते, साइकिल के टायर का घेरा बनाकर चलाते, पिट्ठू खेलते, का डंडा, छुपन छुपाई खेलते बालक अनूप का बचपन आगे बढ़ने लगा। नानी की हवेली बड़ी और भव्य थी, इसलिए उसमें कोई न कोई अध्यापक किराएदार बना रहता था। बालक अनूप को अनेक अध्यापकों का प्यार मिला। जब वो 5वीं कक्षा का छात्र था तो सभी विद्यालयों ने मिलकर गांव में बाल दिवस उत्सव मनाया। एक बालक को चाचा नेहरू बनाना था। बालक अनूप सुंदर था, इसलिए सभी अध्यापकों ने उसका चुनाव कर लिया। चाचा नेहरू बनाकर उसे सभी अधिकारियों के मध्य मंच पर बैठाया गया। भरपूर मान सम्मान और पुरस्कार मिलने पर बालक अनूप आत्मविश्वास से भर गया। 9वीं कक्षा में उनके संस्कृत अध्यापक थे विद्याव्रत शास्त्री। एक दिन किशोर अनूप ने उनके हाथ में प्रेमचंद का उपन्यास गौदान देखा। साहस करके उसने शास्त्री जी से उपन्यास पढ़ने के लिए मांग लिया। शास्त्री जी को आश्चर्य तो हुआ, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। तीसरे दिन जब शास्त्री जी को उपन्यास लौटाने लगा तो उन्होंने पुस्तक के विषय में कई प्रश्न किए। किशोर अनूप के जवाब सुनकर वे आश्चर्य से भर गए और तुरंत उन्होंने पुस्तकालय की चाबी उसके हाथ में देकर कहा, बेटे ये ले पुस्तकालय की चाबी, इसमें जो पुस्तक तुम्हें अच्छी लगे ले लेना और पढ़कर रख देना। तब बालक अनूप को लगा था जैसे किसी ने उसको खजाने का मालिक बना दिया। वहीं पर उसने प्रेमचंद की रचनाओं, शेक्सपियर के नाटक, आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास, महादेवी वर्मा की कविताओं को पढ़ा। रचनाओं को पढ़ते पढ़ते उसके मन में भी सृजन के अंकुर उत्पन्न होने लगे। सामने गली में महावीर का घर था। वह भी अपनी वृद्ध दादी के पास अकेला रहता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते तथा साथ साथ स्कूल आते जाते। दोनों की पारिवारिक स्थिति सामान थी, इसलिए दोनों गहरे मित्र बन गए। मधुर उसे अपनी कविताएं दिखाता तो उसका मन भी मचलने लगा और वह दीपक के उपनाम के साथ कविता लिखने लगा। इन कविताओं ने दोनों को अधिक नजदीक ला दिया। 20वीं सदी के 7वें दशक में अनूप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। दुजाना गांव में इससे आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए आप अपने ननिहाल से सांपला आ गए तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वैश्य कॉलेज रोहतक के वाणिज्य विभाग में प्रवेश ले लिया। मधुकांत बताते हैं, यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। आसपास के सभी साथी जय भगवान, तेजराम, राम भगत, जगमहेंद्र आदि ने वाणिज्य में प्रवेश लिया तो देखा देखी आपने भी कॉमर्स की पढ़ाई आरंभ कर दी। गणित विषय के साथ तो सदैव आपका 36 का आंकड़ा रहा, इसलिए गिरते पड़ते कक्षा दर कक्षा उत्तीर्ण होते रहे। काश अपनी रुचि के अनुसार कला संकाय में प्रवेश लेकर हिंदी साहित्य का अध्ययन मनन किया होता। वैश्य कॉलेज रोहतक की पत्रिका ज्योति में प्रति वर्ष आपकी रचनाएं छपती। स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित दैनिक पत्र हरियाणा तिलक में आपकी प्रथम कविता आशा प्रकाशित हुई तो मन उत्साह से भर गया।
इन्हीं दिनों नया प्रदेश हरि का द्वार हरियाणा बनकर विकास की अंगड़ाई लेने लगा। रचनाकार मधुर व दीपक की मित्रता भी गहरी हो गई थी। दोस्ती को अधिक स्थायी बनाने के लिए एक दिन आप दोनों ने मधुर व दीपक को जोड़कर मधुदीप बना दिया। दोनों संयुक्त लेखन करने लगे। मधुर रचना करता तो दीपक संपादन व प्रकाशन की पूरी व्यवस्था संभालता। साहित्यकार मधुदीप बनाकर दोनों ने उपन्यास, कहानी, कविता, लघु कथा आदि की लंबी यात्रा तय की। परिवार समाज में कोई व्यक्ति साहित्यिक रुचि का नहीं था, इसीलिए भटकते भटकते आप साहित्य के पथ पर चलते रहे। पहला उपन्यास एक यात्रा अंतहीन प्रकाशित होकर आया तो मन बहुत खुश हुआ। स्नातक की डिग्री लेने के बाद आप नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगे। ट्यूशन, प्राइवेट नौकरी, फैक्ट्री में मजदूरी करते रहे, परंतु आपका मन सदैव साहित्य में लगा रहा। साहित्य सृजन करने के लिए अध्यापक बनना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि इसमें लेखन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके साथ आपने 1973 में वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक में प्रवेश ले लिया। अब तो निश्चित हो गया अध्यापक ही बनना है। अध्यापक बनने के बाद आपको लगा कि मेरी सोच गलत थी। आपको लगा शिक्षक के पास तो सदैव समय का अभाव रहता है। वो अपने शिष्यों के लिए कितना भी काम करे, कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जब बीएड की पढ़ाई कर रहे थे तो जीवन में एक नया मोड़ आया। आपके पिताजी तथा बड़े भाई ने बताया कि आपका विवाह निश्चित कर दिया गया है। बिना मुझसे चर्चा किए किसके साथ, क्यों? अभी तो मैं अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। क्रोध से आपके मन में अनेक सवाल उठने लगे। परिवार, समाज के प्रति उपेक्षित भाव रखते, सदैव लेखन में मस्त रहने के कारण दुनियादारी सिखाने के लिए शायद पिताजी ने ऐसा किया होगा। बिना विरोध प्रकट किए परिवार का अधिकार समझकर आपने सब स्वीकार कर लिया। आवारा बादल की भांति मस्त अलहड़ जीवन उत्तरदायित्व से भर गया तथा नौकरी के लिए अधिक भागदौड़ होने लगी। इस भागदौड़ से आप वैश्य स्कूल बहादुरगढ़ में अध्यापक बन गए। प्राइवेट स्कूल होने के कारण आपका वेतन बहुत कम था, इसलिए आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। आर्य समाज द्वारा स्थापित दाऊ दयाल आर्य वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारी बावड़ी में नियुक्त हुई तो आपका मन इस बात से उल्लासित था कि भारत की राजधानी ने आपका हाथ पकड़ लिया, परंतु यह आकर्षण अधिक दिनों तक नहीं चला। आरंभ के दिनों में वेतन न मिलने के कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। आपने अपनी कहानियों में भी लिखा है कि 9 मास का अंतराल आपको प्रसव पीड़ा जैसा लगा। उन्हीं दिनों आपने भगवान से प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, चाहे मुझे कुछ ना देना, परंतु एक प्रार्थना है, जिंदगी के इन काले दिनों में मेरी जीजी विशा को जिंदा रखना। मधुदीप भी दिल्ली के एनडीएमसी ऑफिस में काम करते थे। प्राय मिलना जुलना व लंबी साहित्यिक चर्चा हो जाती। दोनों की समझ में आने लगा था कि साहित्य सृजन व्यक्तिगत कार्य है। इस विचार को ध्यान में रखकर 2 पुस्तकें लौटने तक तथा संपादित लघु कथा संग्रह तनी हुई मुट्ठियां का प्रकाशन 1971 में मधुर दीपक नाम से हुआ। 10 वर्ष में मधुदीप नाम से आप दोनों सृजन व प्रकाशन की एक लंबी यात्रा कर चुके थे। इस नाम की अपनी ख्याति बन चुकी थी। इस विषय पर आप दोनों ने गहन चिंतन किया और बड़े को मधु के साथ कांत मिलाकर नया नाम मधुकांत दे दिया गया तथा छोटे मित्र को सहर्ष मधुदीप नाम मिल गया। फिर दोनों मधुकांत व मधुदीप नाम से साहित्य सृजन करने लगे। वर्ष 1980 में अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें शब्द शिल्पी श्री विष्णु प्रभाकर श्रीमती इंदिरा स्वप्न के कर कमलों से संपूर्ण भारत के 48 लघु कथाकारों को सम्मानित किया। वर्ष 1980 में आपकी प्रथम लघु कथा बोध डॉक्टर दुबे द्वारा संपादित वीणा पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्हीं दिनों आकाशवाणी रोहतक से आपका नियमित प्रसारण भी आरंभ हो गया। 90 दशक में आपकी 5 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से तरकस वह वीसीआर बीमार है कहानी संग्रह को हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। वर्ष 1951 में प्रज्ञा साहित्यिक मंच द्वारा माता इंदिरा स्वप्न के उपन्यास निर्भीक सन्यासी स्वामी राम तीर्थ का लोकार्पण
उपराष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों से दिल्ली में हुआ। मधुकांत के व्यापारिक परिवार में धन का महत्व सर्वाधिक रहा, परंतु लक्ष्मी के विरक्त मधुकांत सरस्वती की उपासना में लगे रहे। परिवार में 3 बालक उत्पन्न होने पर आपका सामाजिक व पारिवारिक दायित्व बढ़ गया था। आर्थिक समस्या के कारण परिवार व समाज में आपका स्थान अंतिम बन गया। इसी बात से बार बार आहत होने पर आपने नौकरी के साथ साथ कुछ व्यापार करने की ठान ली। गोहाना से नरेश गर्ग की सहायता द्वारा आपने सांपले में ताऊ मुरलीलाल के साथ मिलकर सोने चांदी की दुकान खोल ली। इस व्यवसाय में आपको लाभ हुआ तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। सृजनशील मन आपको लंबे समय तक व्यापार से बांध नहीं पाया। जब कोई ग्राहक ना होता तो आपका मन किसी रचना में जा बसता, और जब आप लेखन के कार्य में व्यस्त होते तो आपका ग्राहक से बात करने का मन नहीं होता। इस प्रकार धीरे धीरे दुकान बंद हो गई और आप वापस अध्यापन कार्य में चले गए। फिर भी परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। आर्थिक संबलता प्रदान करने में धर्मपत्नी श्रीमती कांता बंसल का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ये स्कूल का रूप लेने लगा। वर्ष 1984 में उनके हाथों रोका हुआ शैक्षिक बीज अंकुरण होकर वट वृक्ष बन गया। सांपला शहर में आज भी प्रज्ञा उच्च विद्यालय की अपनी प्रतिष्ठा है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र देश के अनेक प्रतिष्ठित पदों पर कार्य कर रहे हैं। 25 वर्ष तक दाऊ दयाल आर्य वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करने के कारण आपको श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान प्रदान किया गया तथा सेवानिवृत्त होने तक आपको प्रबंध समिति का सदस्य भी बनाए रखा। सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रतिदिन प्रज्ञा स्कूल में जाना, अध्यापन और साहित्य सृजन होने लगा। यहाँ भी आपने शिष्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए। परिणाम स्वरूप प्रज्ञा स्कूल सांपला की छात्रा ने हरियाणा बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षा व साहित्य को लेकर आप नित नए प्रयोग कर रहे थे। सफल होने पर आप उनका दूर दूर तक प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए आपने शैक्षिक व साहित्यिक समाचार पत्र प्रगालू का संपादन प्रकाशन वर्ष 2000 से 2013 तक किया। इसी से प्रभावित होकर साहित्यकार डॉक्टर अशोक मंगलेश ने आपके लिए शैक्षिक साहित्य सृजन के मसीहा डॉक्टर मधुकांत संबोधित किया। ईश्वरीय प्रेरणा से एक दिन आपको ख्याल आया, जीवन के 50 वर्ष बीत गए परंतु कभी रक्तदान नहीं किया। परिवार तथा मित्रों में इसकी चर्चा हुई तो सब रक्तदान के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर प्रज्ञा स्कूल सांपला वर्ष 2002 में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो बहुत सफल रहा। दोनों सुपुत्र विकास बंसल व पुनीत बंसल जवान हो गए और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उनके विवाह शादी की चर्चा भी होने लगी। डॉक्टर मधुकांत का निश्चय था कि हमें पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारित बहू चाहिए। शादी बिना दहेज के और दिन में होगी, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में सदैव दहेज और विवाह की फजूल खर्ची पर चोट करते रहते थे। आपने जैसा लिखा ठीक उसी प्रकार का जीवन जिया। दोनों बेटों की शादी बिना दहेज के, दिन के समय और साधारण ढंग से हुई। बाद में अपनी खुशी के लिए उन्होंने अपने परिवार समाज को एकत्रित करके बहुत भव्य रिसेप्शन समारोह किया। आज सारा परिवार रोहतक में एक साथ मिलजुल कर रहता है। जिस मधुकांत को उसके पड़ोसी भी नहीं जानते थे, सामाजिक सेवाओं में लगने से सांपला में उसकी पहचान बन गई। आपके प्रयास से सांपला में भारत विकास परिषद इकाई का गठन हुआ तथा आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सदैव आपके हृदय में वास करता है। भारत विकास परिषद के वार्षिक उत्सव को आपने तिरंगा उत्सव का नाम दिया, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में सांपला शाखा की विशेष पहचान बनी। वर्ष 2012 में रक्तदान जागृति मंच की स्थापना हुई। तहसीलदार राजेश ख्यालिया, सुरेश राठी, राजकुमार गहलावत के साथ मिलकर सांपला तहसील के प्रत्येक 23 गांवों में रक्तदान का प्रचार किया।
व कैंप रक्तदान शिविर लगाए। रक्तदान सेवा कार्य आपके सिर चढ़कर बोलने लगा। रक्तदान गांव की ओर, रक्त अंकुर्ण सम्मान, रक्तदान कवि गोष्ठी द्वारा आपने रक्तदान का भरपूर प्रचार किया। गांव में आपका विरोध भी हुआ, परंतु आप निरंतर सेवा में लगे रहे। बाद में भी आप रक्तदान साहित्य सृजित करके संपूर्ण देश में अलग जगाते रहे। रक्तदान सेवा के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने आपको भरपूर सम्मान दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपको महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ ने भी आपको सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति रुड़की ने आपको सम्मानित किया। डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद द्वारा आयोजित रक्तदान उत्सव में आपको रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रक्तदान का भीष्म पितामह सम्मान प्रदान किया। साहित्य सृजन, प्रकाशन, विस्तार, मूल्यांकन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा व लोकप्रियता की दृष्टि से वर्ष 2013 से 2020 तक का कालखंड मधुकांत के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। 2013 में आपका परिवार सांपला से रोहतक आ गया, परंतु आपका कार्य क्षेत्र सांपला बना रहा। रोहतक में आकर आपके रक्तदान आंदोलन को अधिक विस्तार मिला। आपके सानिध्य से रोहतक में अनेक संस्थाएं रक्तदान शिविर लगाने लगी। आपके 71वें जन्मदिन पर सभी रक्तदान संस्थाओं ने मिलकर 1003 यूनिट का बड़ा रक्तदान शिविर लगाकर आपको सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया। वर्ष 2018 में आपको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार महाकवि सूरदास जीवन साहित्य साधना सम्मान 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान किया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अंतर्गत आपको हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला ने हैदराबाद तेलंगाना में साहित्य व सांस्कृतिक समन्वय हेतु भेजा। हरियाणा प्रदेश में साहित्य जागरण हेतु आपके नेतृत्व में डॉक्टर रमाकांत, श्री हरनाम शर्मा तथा डॉक्टर अनिल शूर आज़ाद व अन्य साथियों के साथ रोहतक से सिरसा तक साहित्य चेतना यात्रा निकली। इस अंतराल में आपको भरपूर मान सम्मान मिला। प्रमुख रूप से साहित्य सभा कैथल, जगमग दीप ज्योति अलवर, वैश्य मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, महाराजा अग्रसेन विकास ट्रस्ट रोहतक, चंदन बाला जैन साहित्य सभा हिसार, पंडित हरि प्रसाद पाठक स्मृति सम्मान मथुरा, अमर उजाला रोहतक, मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल, समग्र सेवा संस्थान सिरसा, मुख्यमंत्री हरियाणा, दैनिक भास्कर समूह, जन सेवा संस्थान रोहतक द्वारा आपको सम्मानित किया। वर्ष 2013 में आपको हार्ट अटैक की समस्या हुई तो आपको दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा। फिर साल दर साल आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती और 8-10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता। 3 बार स्टंट तथा 1 बार बाईपास सर्जरी होने के कारण आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। आप ऐसा मानते हैं कि साहित्य सृजन तथा रक्तदान सेवा हर बार मुझे मौत के मुंह से निकाल लेती है। आपका मानना है कि सम्मान लेने से अधिक सुख सम्मान देने में है। इसलिए प्रज्ञा साहित्यिक मंच के माध्यम से आपने देश प्रदेश के हजारों साहित्यकारों व रक्तदान सेवकों को सम्मानित किया। आपके 74 वर्ष का जीवन एक वट वृक्ष बन गया। सांझ की ढलती हुई रोशनी भी अनुभव व संघर्ष का एहसास कराती है। इस काल में जीवन भर की गई साधना का परिणाम मिलता है। मधुकांत की साहित्यिक ख्याति राज्य स्तर से विस्तृत होकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर फैलने लगी। पत्र पत्रिकाओं व सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी साहित्यिक तपस्या को 4 चांद लग गए। मधुकांत के साहित्य की सभी विधाओं की भरपूर समीक्षा, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, शोध कार्य हुआ। समालोचना करने में प्रमुख रूप से डॉक्टर रूप देवगुण, डॉक्टर शीला कौशिक, डॉक्टर विश्रात वशिष्ठ, राजकुमार निजात, डॉक्टर रमाकांत, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर श्यामलाल कौशल, डॉक्टर लता अग्रवाल, अंजना गर्ग, डॉक्टर अशोक कुमार मगलेस, प्रोफेसर पुष्पा, बबली,
डॉक्टर मीनाक्षी कौशिक, डॉक्टर सुमन राठी आदि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जयंती के अवसर पर आपकी पुस्तक तिरंगा हाउस का डॉक्टर अशोक मंगलेश के संपादन में 25 भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुआ। अगस्त 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवता दिवस पर दिल्ली में देश के 50 वरिष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिसमें आपको सुपर हीरो का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। निर्मला स्मृति साहित्य समिति चरखी दादरी हरियाणा द्वारा आपको महाकवि प्रोफेसर हरिशंकर आदेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान प्रदान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी संकलित करके देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्र का निर्माण कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भूमिका रही। हरियाणा की वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती इंदिरा स्वप्न की जयंती पर प्रेरणा आश्रम कुरुक्षेत्र में समाज सेवी श्री जय भगवान सिंगला के सहयोग से लाला राम स्वरूप सदन में वैश्विक साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन प्रज्ञा साहित्यिक मंच व तत्वाधान में किया। इस कार्यक्रम में संपूर्ण राष्ट्र के 80 साहित्यकारों व संस्थाओं को सम्मानित किया। हमारे प्रदेश वासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि अवस्था रहते हुए भी डॉक्टर मधुकांत विभिन्न सामाजिक विषयों पर समाजोत्थान की 200 पुस्तकें सर्जित कर चुके हैं। स्वैच्छिक रक्तदान, समाज सेवा, शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा साहित्य में अग्रणी डॉक्टर मधुकांत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको पूर्ण स्वस्थ तथा दीर्घायु प्रदान करे।